आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यशाला का नाम है सेलिंग का अभ्यास। अब नाम क्या, कई बार हम सोच समझ के रखते हैं, कई बार चलो उस समय यही ध्यान में आता तो ये रख देते हैं। पर अभी जो बात मेरे ध्यान में आ रही है वो यह आ रही है कि सेलिंग का अभ्यास नाम रखने से टीम मैनेजमेंट नाराज नहीं हो जाए, क्योंकि ये दो ऐसे पॉइंट है कि इसमें से एक को भी इग्नोर करेंगे ना तो दूसरा भी कितना भी अच्छा किया हो वो भी व्यर्थ हो जाएगा। अगर सेलिंग बहुत अच्छी करेंगे और टीम मैनेजमेंट वीक होगा तो अच्छी की हुई सेलिंग का भी आपको शाबाशी नहीं मिल पाएगी और आपको परिणाम भी नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही दूसरा पक्ष है कि टीम मैनेजमेंट बहुत कर रहे हैं पर सेलिंग नहीं है, तो भी होती हुई बात है। तो दोनों चीजें बहुत समान रूप से महत्वपूर्ण है और दोनों ही चीजों पे बातचीत भी होती है, पर सेलिंग पे बात ज्यादा क्यों होती है? इसका कारण ये है कि सेलिंग पे थोड़ा सा ज्यादा जरूरत है बात करने की। सेलिंग का जो प्रभाव होना चाहिए और जितना अभ्यास होना चाहिए उसमें काफी कमी पाई गई, इसलिए ज्यादा बात होती है। पर उसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि हमें टीम पर ध्यान नहीं देना है। कोई भी चीज जीवन में पूर्ण कब होती है? जब उसका समग्र विकास हो, समग्र रूप से हम ठीक करें चीजों को तो लाभ होता है। अब बात की जाती है, अभ्यास किया जाता है, वो हो सकता है किसी एक चीज का ही हो उस समय, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। तो बात तो विषय वस्तु पे ही हो पाती है जितनी अ, मतलब हम समझ सकते हैं कि एक ही विषय पे या दो विषय पे बात हो पाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी विषय महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसी तरह से हमें अपने काम की समग्रता को समझना है, संपूर्णता को समझना है। और संपूर्णता क्या है? एक दिन सवाल रखा गया था, उद्देश्य, क्रिया और परिणाम। उद्देश्य को लेकर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्लैरिटी में कमी आ सकती है, स्पष्टता की कमी हो सकती है कि उद्देश्य को लेकर स्पष्टता नहीं आ पा रही पूरी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्रिया को लेकर भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, क्या करना है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, कोई किस चीज पे कर रहा है, ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन परिणाम एक ऐसा पैरामीटर है, जांच बिंदु है, परिणाम जो आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसका आईना आपको दिखा देता है। अब मैं कितनी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लूँ, दुनिया की सबसे बढ़िया बातें कर लूँ, मैं मेरे परिणाम नहीं है तो मेरी उन बातों का क्या महत्व है? इतना कोई महत्व नहीं। और मैं किसी एक विषय पे बहुत अच्छा काम करता हूँ कि मेरा ड्रेस कोड बहुत बढ़िया रहता है, वेल अप टू डेट रहता हूँ, जब भी बोलता हूँ तो बहुत उत्साहित बोलता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। एक पक्ष मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ओवरऑल रिजल्ट अगर अच्छा नहीं है तो मेरी वो अच्छाई कितनी उपयोगी है, या क्या मैं सही हूँ उस जगह पे? तो एक चीज आज हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारा परिणाम। और परिणाम सही है कि नहीं है, इसका पैमाना क्या है? जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं उस बिजनेस का मॉडल क्या है? उस बिजनेस में हमें, जैसे ही हम इसमें एंट्री लेते हैं बिजनेस में, सिस्टम में, तो हमें बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। हम अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, हम अपना सेलिंग बढ़ा सकते हैं, आपके हैंड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपका मनी क्या बोलते हैं, टाइम टाइम आपका बढ़ जाता है, यानी हैंड्स के रूप में आपको काम करने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और आप तो इस तरह से विस्तार करने का आपको पूरा मौका मिलता है। तो जब सिस्टम ही यही है, जब उसका पूरा डिजाइन ही वही है, तो फिर परिणामों में हर महीने बिजनेस ग्रो होना चाहिए।
ये क्लियर कट है। इसके लिए कोई किसी के पास कोई कारण या कोई बहाना हो नहीं सकता है। वो फिर कमजोरियां हैं, फिर वो असफलता है, फिर हम अपने आप को ठीक नहीं कह सकते हैं। अगर ये परिणाम नहीं ला पा रहे हैं तो हम फिर उस सिस्टम के अनुसार काम नहीं कर पा रहे। तो उद्देश्य महत्वपूर्ण है, क्रिया महत्वपूर्ण है या परिणाम महत्वपूर्ण है? तो इसमें हमने ये तो जान लिया कि परिणाम सबसे महत्वपूर्ण है। अब जब बिजनेस की बात करते हैं तो परिणाम, क्या परिणाम महत्वपूर्ण है, क्या परिणाम होने चाहिए? हर महीने बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। सीधा सीधा है, बिजनेस का मॉडल ही वही है। तो हर महीने बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, और हर महीने बिजनेस के ग्रोथ होने के लिए हमें सभी विषयों पे खोजबीन करनी चाहिए। हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ कमी रह रही है। हमें अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इसको अनुभव भी बोल सकते हैं, गलती भी बोल सकते हैं। गलती का मतलब जरूरी नहीं कि अपन जानकर करते वही गलती होती है। जब भूल से होती है उसको भी गलती कहते हैं। और गलती शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ, कुछ और हुआ, तो वो गलती है ना, इसलिए। तो गलती का मतलब ये नहीं कि हमेशा कोई उसका कोई बहुत नेगेटिव तात्पर्य है। तो गलती का मतलब है सुधारने लायक कुछ। तो आज का विषय जो हमारा ये है कि हमें सबसे पहला तो ये जरूरी है कि हमें अपने आप को उस ठीक स्थिति में लाना है कि हम परिणाम के महत्व को समझें। दूसरा, इस परिणाम को ये समझे कि हर महीने बिजनेस में ग्रोथ आनी चाहिए। तीसरा फिर आ जाता है कि उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, वो सारी की सारी चीजें हमें देखनी है, चाहे कोई आपको बता रहा है या कोई नहीं बता रहा है। आपको कितना टाइम मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, आपको कैसी टीम मिली है कि टीम, ये सब कारण से कोई मतलब नहीं। कारण का कोई प्रतिफल नहीं है, कारण का कोई अवार्ड नहीं है, रिवार्ड नहीं है। जो अवार्ड रिवार्ड प्रतिफल है वो परिणाम का है। तो हम सक्षम है कि नहीं है, ये हमारी पहचान हमारे परिणाम से होती है। तो सेलिंग का अभ्यास यहाँ इसलिए ज्यादा कराया गया क्योंकि सेलिंग बहुत गायब थी, और जब तक सेलिंग गायब है तो हम कोई परिणाम या रेगुलर ग्रोथ हम ला नहीं सकते। तो सेलिंग का अभ्यास तो हम निरंतर जारी रखेंगे, पर उसमें टीम मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसकी भी बात होती है यहाँ पर, ऐसा नहीं होती है। थोड़ी कम हो पाती है, अगर औसत हम निकाले तो थोड़ी कम हो पाती है। तो टीम मैनेजमेंट के पॉइंट पर आज चर्चा करेंगे। तो टीम मैनेजमेंट में क्या क्या पॉइंट होते हैं ये पहले बताए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारी जो लोक व्यवहार की आदतें हैं और जो आचरण संबंधित आदतें हैं, वो सारी की सारी आदतें हमें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन आदतों की वजह से हम टीम से अच्छे रिलेशन स्थापित कर पाएंगे। अगर हम टीम से रिलेशन बनाना नहीं जानते हैं, हम लोगों से अगर रिलेशन अच्छे बनाना नहीं जानते हैं, तो हम टीम मैनेजमेंट कभी भी अच्छी कर नहीं सकते। और उसमें ये सारी आदतें बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुरता से बात करनी हो, मेल जोल बढ़ाने की बात करनी हो, माफ करने की बात हो, माफी मांगने की बात हो, है। तो ऐसी बहुत सारी आदतें उसमें जो भी बताई गई है, वो सारी की सारी आदतों को गहराई से देखें, समझें और उनको अपने जीवन में उतारें। अब उसका दोहरा लाभ होगा, वो चहुमुखी लाभ देने वाली आदतें हैं। वो हमें अपने जीवन के लिए वैसे भी अच्छी है, आरसीएम के अलावा आप जो भी काम करते हैं उसके लिए भी अच्छी है, जीवन की खुशियों के लिए भी अच्छी है, और टीम मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है, सेलिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। तो वो एक ऐसी चीज है जो बहुउद्देशीय है। उसका एक उपयोग नहीं है, उसके मल्टीपल यूज है ना। तो क्या उसको ये कह दिया जाए कि वो हमारी अनिवार्य आदतें होनी चाहिए? ये हमारे लिए अनिवार्य होना चाहिए। और उन आदतों का बीज कहाँ पर है? उन आदतों का बीज है हर चीज में अच्छा ही देखने की आदत। टीम
से रिलेशन बहुत, जितने मजबूत होंगे रिलेशन, उतनी आपकी चीजें आसान होती जाएगी। और रिलेशन तभी बन पाएंगे जब हम उन आदतों को ठीक से पालन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, लोक व्यवहार व आचरण संबंधित आदतों का पालन करते हुए टीम के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना। कैसे संबंध? संबंध कैसे? संबंध ऐसे कि हमारे लोग हमारे लिए काम करते रहे और टीम वाले सोचते रहे कि अप्लाई नहीं तो इनका उपयोग लेते रहो। ऐसे नहीं, स्वार्थ वाले नहीं। स्वार्थ वाले संबंध, जितना हम अपने आप को चतुर समझते हैं ना कि मैं बहुत चतुर हूँ, चलो इसको मैं कैसे भी प्रभाव में लेके रखूंगा, उतना ही सामने वाला भी वो अपने आप को भी मैनेज करके रखता है कि यार इस आदमी से उतना ही रखना जितना जरूरी है, जितना इसका लाभ लेना है। तो फिर वहां मजा नहीं है उस बात, वो काम बनता नहीं उतना। संबंध ऐसे होने चाहिए जैसे जिसके बिना रहना पसंद नहीं आता है, जैसे सब कुछ हो हमारे, और सब कुछ ही है ना, हमें वो मौका दिया, अस्तित्व ने मौका दिया है कि आप इतने लोगों के साथ अच्छे संबंध रखो। आपको अच्छी तरह से पता होगा दुनिया में लोग तरस रहे हैं अच्छे संबंध के लिए, अच्छे दोस्तों के लिए, अच्छे रिश्तेदारों के लिए, मिलते नहीं है, ढूंढे, बोले पूरी दुनिया बेकार है, सब मतलब की दुनिया है ना, ये अक्सर कर हम सुनेंगे कहते हुए। क्यों? क्योंकि एक ऐसा वातावरण है, अपने घर वाले खुद, खास खास रिश्तेदार भी वहां भी आपस में नहीं बन पाती, वहां भी स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, पता नहीं क्या क्या आ जाता है, अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, अच्छे रिश्तेदार नहीं होते हैं। पर हमें अस्तित्व ने एक मौका दिया है कि हम एक अच्छा परिवार बना सके। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, इसको आप ठीक से कवर कर लोगे तो बाकी की सारी चीजें होना पॉसिबल होगी। अगर इसको कवर नहीं किया तो फिर बाकी चीजों में दिक्कत ही दिक्कत आएगी। शॉर्टकट किसी भी चीज का कोई है नहीं। अच्छा चलो, मैं तो ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, मैंने सबसे पहले ही बता दिया है कि इन सारी चीजों से मतलब ही नहीं, मतलब परिणाम से है। तो आपको अगर इनके अलावा परिणाम आने का कोई रास्ता मिल रहा होता, परिणाम लाओ, बात खत्म, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आप संबंध रखते हो नहीं रखते हो क्या। पर हम सभी जानते हैं कि इनके बिना परिणाम आ नहीं सकते, टेम्परेरी आ सकते हैं, एक बार के लिए आ सकते हैं, पर अगर हम हमेशा के लिए परमानेंट ग्रोथ करेंगे तो टीम के बिना आ नहीं सकते, और टीम संबंधों के बिना टीम से हम वो चीज कर ही नहीं सकते। दूसरा, टीम मैनेजमेंट में दूसरा जो पॉइंट है, स्वयं को श्रेष्ठ उदाहरण बनाना। जो टीम से करवाना चाहते हो उसका बेहतरीन स्वरूप आप में दिखना चाहिए। आप चाहते हो कि टीम ड्रेस कोड में हो, आप चाहते हो कि टीम क्वालिटी टीम बुक रखे, आप चाहते हो कि टाइम पे आए, आप चाहते हो कि सेल करे, आप चाहते हो कि डिसिप्लिन में रहे आप। तो जो जो भी चाहते हो, पहले तो खुद की तरफ देखना पड़ेगा कि मैं वो बात कहने लायक हूँ कि नहीं, मैं वो करवाने लायक हूँ कि नहीं। तो अपने आप को श्रेष्ठ उदाहरण बनाना। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, समय समय पर संपर्क करते रहना। ऐसा नहीं, गैप नहीं आना चाहिए। कभी कभी क्या है कि ऐसा देखने में आता है कि गैप पड़ा हुआ है बहुत सारा, बातचीत नहीं है आपस में बहुत समय। अपना परिवार है, परिवार से ऐसे कोई होता है दुनिया में कभी कोई बात ही नहीं की बहुत दिनों से? आजकल सुविधाएं हैं, तो जरूरी तो नहीं जाके बात करनी, जूम के माध्यम से कर सकते हैं, फोन के माध्यम से कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जो भी तरीका, जब जब जो उपयुक्त तरीका हो और जैसे जैसे संभव हो, संपर्क तो रहना चाहिए। जिनकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर नीचे वाली टीम भी समझती है कि भाई इतनी बड़ी टीम है तो रोज तो बात होना संभव नहीं है, फिर भी वो उम्मीद करते हैं कि कभी कभी तो होनी चाहिए, किसी तरीके से होनी चाहिए, चाहे मीटिंग हो, सेमिनार हो, कुछ भी हो। तो अपने अपने लेवल के अनुसार, अगर जहाँ टीम छोटी है तो किसी न किसी माध्यम से बातचीत, अब मैं इसको बिल्कुल नाप चौक के तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, पर हम अपने अपने आधार पर तय कर सकते हैं कि किस साथी को कितने समय में कैसे कैसे किस माध्यम से अपनी टीम से संपर्क में रहना चाहिए। जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट करो, जब बहुत छोटी है तो उसके अकॉर्डिंग सेट करो, मध्यम है तो उसके अकॉर्डिंग सेट करो। पर आपकी टीम में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमारा ऑफलाइन तो हमारे पता नहीं कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, कुछ ये तो नहीं होना चाहिए।
तो तीसरा पॉइंट हुआ हमारा टीम से लगातार संपर्क में रहना। चौथा पॉइंट, देखिए इसमें किसी को भी कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर एक फैक्ट, एक हकीकत है दुनिया में कि कुछ लोग ज्यादा सक्षम होते हैं कार्य करने में, रिजल्ट आने में। तो क्योंकि हमें भी आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण तो परिणाम है और हमें परिणाम लाने हैं, तो टीम के जो ज्यादा सक्षम साथी है उनको आपके स्पेशल कैटेगरी में लेना और उनके साथ थोड़ा सा ज्यादा बेहतर प्लानिंग करना। अब मान लो किसी की टीम में एक साथी, दो साथी, 5 साथी ऐसे हैं जो वीर या वीरांगना बन सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें उन पर थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और देना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोई दूसरा ये नहीं कह सकता कि आप उसके साथ इतना क्यों संपर्क में रहते हो, उससे तो आपकी रोज बात होती है, मेरे से कम होती है। तो उससे रिजल्ट मिलता है ना मुझे, और मुझे रिजल्ट लाना है। तो टीम के ऐसे साथियों को चुनना जो जिस काम में ज्यादा एक्सपर्ट हो, ज्यादा रिजल्ट ला सकते हो, उस काम के लिए उन साथियों को ज्यादा समय देना। अब कोई हो सकता है कीसोल पे ज्यादा अच्छा काम करने वाली मिले, कोई न्यूट्रिशन पे ज्यादा काम अच्छा करने वाली मिले, कोई हरी संजीवनी पे अच्छा काम करने वाली, कोई ओवरऑल अच्छा काम करने वाले, कोई टीम का अच्छा काम करने वाले हो, कोई ट्रेनिंग अच्छी दे सकते हो। तो तरह तरह की जो क्वालिटीज होती है, उन क्वालिटीज को उसके अकॉर्डिंग उपयोग करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएंगे ना। मेरे पास 5 खेत है और एक खेत में मक्का अच्छा होता है, एक में मूंगफली अच्छी होती है, एक में गेहूं अच्छा होता है, एक में धान अच्छा होता है, तो मैं वही बोऊंगा। कुश्ती थोड़ी लड़ूंगा कि जिसमें धान अच्छा होता नहीं, मैं तो इसमें मक्का। या एक खेत मेरे पास ऐसा है जिसमें 12 महीने फसल देता है, वहाँ पानी और वहाँ की भूमि अच्छी है, तो मैं उसमें ज्यादा टाइम दूंगा डेफिनेटली। तो हमें भी रिजल्ट आने होते हैं, तो हमें अपनी टीम के ऐसे सक्षम साथियों को या विभिन्न विभिन्न क्षमतावान साथियों की छटनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। ये हमें आना चाहिए और हमें ढूंढना चाहिए, खोज करनी चाहिए तरह तरह से, विभिन्न माध्यमों से, कौन क्या ज्यादा कर सकता है, किसमें क्या पात्रता है। और कभी कभी ये भी होता है कि पात्रता किसी में बहुत होती है पर उसको कोई उसको निखारने वाला नहीं मिला, ये भी हो जाता है। तो ये सारे काम है कि सबसे पहले तो हम सबकी कैपेसिटी को चेक करें, कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करें, फिर जिसमें जो ज्यादा कैपेसिटी है उनको भाई एक रॉयल्टी अचीवर, ठीक है, सब पे काम तो करेगा ही करेगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि देखो, परिणाम हमेशा फोकस रखना है, मेरी बात ही पे, मेरी बात से भी ज्यादा आपको परिणाम पे फोकस रखना है, ये ध्यान रखिए। एक रॉयल्टी अचीवर को वो कोशिश क्यों नहीं करेगा कि मैं 5 अपनी टीम में स्टार डायमंड क्लब डेवलप करूँ, 5 तो ऐसा पक्का काम करूँ, क्यों नहीं करेगा वो? कौन इसमें नाराज हो सकता है, कौन कह सकता है? तो कौन ऐसा कह सकता है कि इतना सेलिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए? अगर वो कहता तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो गलत। तो ऐसा, ये एक टीम मैनेजमेंट का पॉइंट हमें समझ में आ गया होगा। एक टीम मैनेजमेंट का पॉइंट और है कि अपनी टीम में, मैंने संबंध अच्छे रखने की तो बात कह दी, तो अपन ने तो बहुत अच्छे रखे हैं ना, अपन तो सबसे बहुत अच्छे संबंध रखते हैं, पर नीचे जरा भी कुछ गड़बड़ होती हुई दिखे, जरा सी भी, उसी समय उसको संभाल लेना, स्थिति को ज्यादा खराब होने देने से पहले ही। तो टीम के साथियों के आपसी संबंध को सही बनाए रखना, एक तो अपने से टीम के संबंध है, पर टीम के आपस के संबंध, बात तो एक ही है, मैं तो उतना का उतना ही है, पर मन कभी कभी कह देता है कि यार मैं तो सब कुछ ठीक रखता हूँ, वापस में वो नहीं रख पाते, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, तो ठीक है लेकिन मेरा ही काम खराब कर रहे हैं, काम तो मेरा खराब हो रहा है, तो उसमें मैं समाधान निकालना पड़ेगा। तो अपने को इंटरफेयर करना है, ऐसी कोई भी जरूरत आती है तो इग्नोर नहीं करना है, यार चलो वो आपस में कर रहे हैं, दोनों की गलती है, इसकी गलती है, एक की गलती है, बी की गलती है, एक की गलती है। रिश्ते, दोस्ती संबंधी आदतें हैं और जिसके
के बाद हम अच्छा रिलेशन अपनी टीम के साथ बिल्ड कर पाएंगे। दूसरा है स्वयं को श्रेष्ठ उदाहरण बनाने की आदत। अगर हमने खुद को जो हम अपनी टीम से करवाना चाहते हैं वो खुद करके, जैसे सेलिंग के की मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, हम अपनी टीम में बड़े बड़े सेलर पैदा करना चाहते हैं, सेलिंग्स के बड़े बड़े जो है ना एकदम अचीवर्स पैदा करना चाहते हैं, स्टार डायमंड क्लब करवाना चाहते हैं, सुपर डायमंड क्लब करवाना चाहते हैं, तो हमें वो पहले खुद करके टीम को दिखानी पड़ेगी। हमने अगर दिखाया तो टीम अपने आप इंस्पायर होगी हमसे और वो भी करना शुरू कर देगी, क्योंकि करना आसान नहीं है, बस माइंडसेट का गेम है। अगर हमने माइंडसेट बदल दिया अपनी टीम का, जैसा हमारे रिस्पेक्टेड सर हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम अपनी माइंडसेट को कैसे बदल पाए, तो फिर सेलिंग तो बहुत आसान है सर। तीसरा पॉइंट, समय समय पर टीम से संपर्क में रहना। जैसा हमने हमारे सर ने बताया कि हम लोग कई बार अपनी टीम से बहुत दूर हो जाते हैं, कुछ ऐसे साथी से जो हमसे बात नहीं कर पा रहे, तो हमें उनसे कंटिन्यूअसली, टीम चाहे बड़ी भी हो जाए, कोशिश करें कि कम से कम वीक में एक बार हम अपनी टीम के हर उन लोगों से बातचीत कर पाए जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हमें टीम से संपर्क बनाए रखना है। टीम के जो ज्यादा साथी करने वाले हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं उनमें, उन्हें हमें ज्यादा सहयोग देना है। जैसे कुछ वीर क्लब करने वाले हैं, कुछ स्टार डायमंड क्लब करने वाले हैं, कुछ वीरांगना है, कुछ वीर हैं, तो हमें उनको थोड़ा ज्यादा समय देना है ताकि जो उनके अंदर और अच्छी चीजें हैं उनको हम बाहर निकाल कर रिजल्ट बड़ा कर सकें। सेलिंग व बिलिंग का अभ्यास खुद भी करना और टीम में करवाना, टीम को कार्यशाला में शामिल करवाना सर। नई ज्वाइनिंग को संपर्क ज्यादा रखना। यस सर। ये 2 पॉइंट आप लिख लें। एक तो टीम के साथियों को, कार्यशाला का मतलब जरूरी नहीं कि यही एक कार्यशाला है, किसी भी तरह की कार्यशाला हो सकती है, आपकी टीम की अलग से हो सकती है, कोई जो भी कार्यशाला हो, पर ये एक ऐसा कार्य है ना कि इसमें निरंतर कहीं ना कहीं को ये बना रहना चाहिए मोमेंटम। तो टीम के साथियों को निरंतर कार्यशाला में शामिल करवाना। और एक पॉइंट है, नई ज्वाइनिंग जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नई ज्वाइनिंग को ज्यादा संपर्क में रखकर एक्टिव करना। एक्टिव हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकते, पर उसके लिए जितना प्रयास चाहिए ना उतना प्रयास करना पड़ेगा। मतलब अभी जो होता है उससे कई गुना प्रयास हमें बढ़ाना पड़ेगा, और उसका तरीका निकल सकता है। अब वही बात आ जाती है कि परिणाम को ध्यान में रखना है। कार्य परिणाम को ध्यान में रखते होना चाहिए, तरीके उसके कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं उठूं ही नहीं यहाँ से और फिर भी मैं सारी टीम को एक्टिव करा लूँ, और एक आदमी जो है बोली 30वें दिन फील्ड में घूमे हैं और फिर भी एक्टिव नहीं कराए, तो क्रिया से कोई मतलब नहीं, परिणाम से मतलब। तो तरीका आपको ढूंढना है, क्योंकि इसमें क्या कि कभी कभी है ना आप पर छोड़ना ज्यादा अच्छा होता है बजाय कि कोई तरीके सजेस्ट किए। इसमें विभिन्न तरीके काम आएंगे। देखो ईमानदारी की बात है, कोई भी निश्चित तरीका बताएंगे ना तो वो आधे अधूरे होंगे फिर भी। जैसे हम कई बार वेलकम मीटिंग की बात करते हैं, कई बार और कुछ बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, होम मीटिंग, वेलकम मीटिंग, फोन करना, अपलाइन से फोन करवाना, पर हर चीज में कुछ न कुछ बहुत अच्छी बात है तो कुछ अधूरापन भी होता है कहीं ना कहीं। कहीं क्या स्थिति ज्यादा उपयुक्त होती है, कहीं क्या तरीका ज्यादा उपयुक्त होता है, किसका कैसा सिस्टम काम करता है। पर कुल मिलाकर इतना तो हमें आना चाहिए ईमानदारी से कि अगर हमारी टीम में कोई साथी ज्वाइन होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो उनको हम एक्टिव कराने पर थोड़ा तो बढ़ाए हैं। रेशियो थोड़ा तो ठीक होना चाहिए, इतना खराब रेशियो नहीं होना चाहिए। तो ये टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। तो 2 बड़े पार्ट है, एक नई ज्वाइनिंग को एक्टिव करना और दूसरा सेलिंग में कन्वर्ट कराना। तो सेलिंग में कन्वर्ट कराने में बहुत सारी बातें आ गई, रोज कार्यशाला लाना, सेलिंग का अभ्यास, और ज्यादा काम करने वाले साथियों को थोड़ा छांट छांट कर उनको। तो ये 2 तो मुख्य है, पर बाकी भी बहुत जरूरी है, रिलेशन वाले या बहुत जो भी बातें। एक पॉइंट सर आपने और लिखा था कि टीम के जो भी साथी नए आ रहे हैं उनको उनकी ड्रीम बिल्डिंग करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो काम करता है इस। वो नई ज्वाइनिंगों को एक्टिव कराने का ही वो एक पॉइंट है। आज मैं उसके सारे पॉइंट नहीं ले रहे हैं, नई ज्वाइनिंग को एक्टिव कराने के पॉइंट तो अलग से 10-12 पॉइंट है। तो वो मैं आज ओपन छोड़ रहा हूँ कि आप अपना डिसीजन से उसको समझे ना। मैं यहाँ कमरे में बैठकर आपको पॉइंट दूं, उससे तो कई गुना आप फील्ड में रहने वाले ज्यादा 5-6 पॉइंट बना पाएंगे ईमानदारी। इससे तो मतलब सिद्धांत तो ये कहता है, मुख्य जो हमारी प्यास जो होनी चाहिए ना, ये तो बहुत सारे सब्जेक्ट है कि टीम मैनेजमेंट, सेलिंग, और टीम मैनेजमेंट के लिए फिर अलग अलग सब्जेक्ट है, सेलिंग के लिए फिर अलग अलग सब्जेक्ट है।
पर ये सारे सब्जेक्ट कहाँ से आते हैं, हो सकता है बहुत सारे सब्जेक्ट चर्चा में नहीं आए, लेकिन वो आपको करने की जरूरत पड़ जाए। ये आते कहाँ से है और कहाँ से बन सकते हैं, कहाँ से पैदा हो सकते हैं, कहाँ से ये सब कुछ। तो मुख्य सब्जेक्ट क्या है? मुख्य सब्जेक्ट है परिणाम। हर महीने ग्रोथ के परिणाम, इसके प्रति अब ये मामला क्या है, इसके प्रति हमारी धारणा क्या है। अगर मन में धारणा ये बनी हुई है कि साल में 2 बार ग्रोथ आ सकती है, बाकी पॉसिबल नहीं है, तो भगवान भी आ जाए ना तो आपके हर महीने ग्रोथ लानी नहीं सकता। धारणा अगर बनी हुई है तो धारणा को तोड़ के और प्यास को पैदा करना है। ये प्यास भी कैसी, बहुत जबरदस्त प्यास होनी चाहिए। जैसे 15 दिन तक रेगिस्तान में पानी नहीं मिला और उतनी तेज प्यास होनी चाहिए, हर महीने ग्रोथ करनी है, तो फिर वहां से तरीके तो बहुत सारे पैदा हो जाएंगे। और भी प्यास पैदा करना बहुत जरूरी है। प्यास की कमी है तो कभी कभी क्या होता है कि 3 दिन तक कोई चीज नहीं मिली तो चौथे दिन ये सोच ले कि तो चीज दुनिया में है ही नहीं, या बहुत सारे साथी ऐसा कर रहे हैं तो वैसा ही होता है। ये दोनों ही सिद्धांत अच्छे सिद्धांत नहीं है। अच्छे सिद्धांत ये है कि होना क्या चाहिए, मैं तो वही करूंगा, बाकी क्या करे नहीं करे मेरे को कोई मतलब नहीं है। जब सत्य ये है, ये होना चाहिए, तो मैं वही करूंगा और मेरे अंदर उसकी तीव्र प्यास है, और उसके लिए फिर संपूर्ण प्रयास और फिर परिणाम पर फोकस। प्रियांशु सर। नई टीम, नए लोगों की टीम के लिए दैनिक विकास कार्यशाला हर दिन 8:30 से 9 आधे घंटे की कार्यशाला शुरू की है। और हमने शुरुआत करी है 3 तरह के विज्ञान से, आरसीएम के विज्ञान से, नेटवर्क के विज्ञान से और सफलता के विज्ञान से। पर सचेत ये रहना कि पूरा वातावरण है ना अपने को इसका विरोधी मिलेगा। वातावरण इस बात को सपोर्ट देने वाला मिलेगा ही नहीं। तो वातावरण के अनुसार बह गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। सर आपने ही सिखाया है कि संघर्ष में मजा लेना है सर। और नहीं, अपने को या तो क्या कि धारा में बह जाना है या फिर अपनी नई धारा बना लेना है। तो या तो हम कुछ करके एग्जाम्पल बन सकते हैं, या फिर हम भी दूसरों के साथ वैसे बह सकते हैं। तो ये है, बाकी चीज ऐसा थोड़ी कि संभव नहीं है। पर हमने क्या सामूहिक धारणा एक बना रखी, सामूहिक है ये, ऊपर से नीचे तक चलती है और सूक्ष्म में चलती है। स्थूल में चले जब तक कोई दिक्कत नहीं, सूक्ष्म में बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऊपर से कुछ भी बोल रहा आदमी, अंदर में सोच के चलता है तो नहीं होना, हो ही नहीं सकता। मैंने तो सुना हुआ है मुंह से अच्छे अच्छे लोगों से, ये पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। धारणा ही है तो फिर तो होने का तो सवाल ही नहीं। तो मैं इसलिए सावधान कर रहा हूँ कि ठीक है आप बोल दिया, लेकिन उसको बहुत जागरूक होके और बहुत सावधानी से इस काम को करोगे तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, असंभव थोड़ी है। तो बिल्कुल, बहुत ही आज सर ने हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसके बारे में बताया है कि टीम मैनेजमेंट और सेलिंग, ये दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों चीजों में से हम किसी एक को भी छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम बड़ी गलती कर रहे हैं। ना ही हम सेलिंग्स को छोड़ सकते हैं, ना ही टीम मैनेजमेंट को छोड़ सकते हैं। और टीम मैनेजमेंट को लेकर सर ने जो हमें कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं, जिसमें हम लोग अपनी आदतों के बारे में जिस तरीके से सुबह अभ्यास करते हैं, कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लोक व्यवहार संबंधित आदतें और हमारी आचरण संबंधित आदतें जो भी है वो हमारे अंदर आनी चाहिए। अगर वो सारी आचरण संबंधी आदतें हमारे अंदर आएंगी तो हमारा जो है ना टीम्स के लोगों से रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, मेल जोल बहुत अच्छा हो जाएगा और टीम हमसे कनेक्ट रहेगी और हमेशा जो है ना टीम अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो आचरण संबंधी आदतों में मेल जोल बढ़ाने की आदत, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करने की आदत, किसी से संबंध विच्छेद नहीं करने की आदत, माफी मांगने की आदत, माफ करने की आदत, संबंधों को सर्वाधिक महत्व देने की आदत,